स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय यादव क्लासेस पर। पाठ 2 बिलियन भाग 5 आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। इसमें चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम, यानी चार्ल्स वॉन हॉफ जो थे उन्होंने अपना नियम क्या दिया, क्या था इसमें, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए समझते हैं चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी विलयन की सांद्रता स्थिर हो, यानी विलयन क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या हो, स्थिर हो, यानी एक ही जगह हो, उनका पराशर दाब परमताप के समानुपाती होता है। यानी क्या होता है, परमताप और पराशर दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी P अनुपाती T। ठीक है, परमताप क्या हो गया हमारा, T हो गया, और P क्या है हमारा, पराशर दाब। समानुपाती का आपका चिन्ह हो गया। यदि C स्थिर है, क्या है स्थिर, क्या होना चाहिए हमारी सांद्रता। ठीक है, सांद्रता के लिए किससे शो करते हैं, सी से। आइए P अनुपाती सी, P बराबर आर सी टी। ठीक है, आर सी टी, आर का मतलब हो गया, आर कांस्टेंट है, आपके नियतांक है, और सी क्या है आपका, क्या है क्या है बताओ ना। तो मैं बताता हूँ, सांद्रता के लिए शो किया गया सी से और टी के लिए परमताप से। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, सी बराबर एन अपॉन वी, यानी एन क्या होता है, मोलों की संख्या, और वी क्या होती है, आयतन। ठीक है, P बराबर एन आर टी अपॉन वी। क्या किया हमने, C की जगह किसका मान लगा दिया, C का मान लगा दिया। C का मान क्या था हमारा, N अपॉन बी। ये वाला C का मान कहाँ लगा दिया हमने, N अपॉन बी, और आर टी कर दिया। ठीक है, पी वी बराबर आर टी, यानी इन दोनों क्या करा दी हमने, मल्टीप्लाई करा दी। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं, तो 1 मानेंगे तो एन आर टी आ जाएगा, और इसकी गुणा कराएंगे तो पी वी आ जाएगा। आया समझ में, तो पी वी बराबर एन आर टी, ये हमारी आदर्श समीकरण होती है। एक फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, यानी मात्रा बटे अणुभार। तो पी वी बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम पी। देखो अब हमने क्या किया, एन की जगह क्या पुट कर दिया हमने, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो डब्ल्यू की जगह एम, एन की जगह क्या रख दिया हमने, देखो डब्ल्यू अपॉन एम आर टी अपॉन वी। पूरा वही है, यू वी वही है, केवल क्या करना है हमने, आन का एन का मान यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब देख ले, समझ लेते हैं। और आर का मान होता है हमारा 0.821। आर का मान कितना होता है, 0.821। पी होता है हमारा पराशर दाब, डब्ल्यू होता है विलेय की मात्रा, आर होती है आदर्श गैस नियतांक, एम होता है आपका अणुभार, टी होती है आपका परमताप, और वी होती है आयतन लीटर में। तो आप चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम समझ गए हैं। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसकी पराशर दाब का मान समान हो। ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब कैसा हो, समान हो, मान समान हो, समपराशरी विलयन कहलाता है। या वे दो विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करने पर पराशर नहीं होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। वे दो विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा से अलग नहीं किया जा सकता, पराशर दाब को पराशर नहीं किया जा सकता, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अगला है आपका अल्प पराशरी विलयन। तो अल्प पराशरी विलयन क्या होता है ये समझते हैं। जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन मिलाए जाते हैं तो उनमें से कम सांद्रता के विलयन की ओर अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। यानी हमने क्या किया, दो विलयन लिए, अलग अलग सांद्रता के विलयन लेने के बाद जब दोनों को मिलाया तो जिस तरफ सांद्रता कम होती है उसकी तरफ क्या होता है, विलयन अल्पपराशरी विलयन जाने लगता है, उसे ही हम अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। अगला टॉपिक आपका अति पराशरी विलयन। तो अति पराशरी विलयन क्या होते हैं समझ लेते हैं। जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन मिलाए जाते हैं तो उनमें से अधिक सांद्रता के विलयन को अति पराशरी विलयन कहते हैं। जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन मिलाए जाते हैं तो उनमें से अधिक सांद्रता के विलयन को अति पराशरी विलयन कहते हैं। और अल्प पराशरी का मतलब है आधा, आधा सही है, ऊपर आप मैं समझा चुका हूँ। जो दो अलग अलग सांद्रता के विलयन मिलाए जाते हैं तो उनमें कम सांद्रता के विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब समपराशरी विलयन, अल्पपराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला टॉपिक आपका मेन इम्पोर्टेंट भी है और इसका एग्जाम्पल भी है। विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। तो विलयन के अणु संख्या
गुणधर्म किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। विलयन के वे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के वे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं भाई जेपी क्लासेस पर। और वीडियो अच्छी लग रही हो, जो स्टूडेंट नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपके लिए मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका इतना तो दायित्व बनता है कि वीडियो को आप लाइक करें। आइए समझते हैं वाष्प दाब क्या होता है। जब किसी विलयन का पराशर दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर होता है, जब किसी विलयन का पराशर दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। जब किसी विलयन का पराशर दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है, तो इस दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, आइए समझते हैं। जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तो उसका दाब घट जाता है। जब किसी विलायक में क्या किया जाए, अपद्रव्य मिला दिया जाता है, तो उसका दाब घट जाता है। वाष्प दाब की यही कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। और यही घटना क्या कहलाती है, यानी जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिलाया हमने, तो उसका क्या हुआ, दाब घट जाता, और इसी कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आइए समझते हैं। P माइनस पी एस के बराबर होता है, जहाँ P विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब। ठीक है बेटा। P क्या है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अगला है आपका टॉपिक वाष्प में आपेक्षिक अवनमन। किसी विलायक में वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यानी किसी भी विलयन में वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये समझते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P माइनस पी एस अपॉन P, यही क्या हमारा अनुपात को वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो यही है बेटा P माइनस पी एस अपॉन P। P क्या है आपका विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है विलयन का वाष्प दाब, P क्या है यहाँ पर भी विलायक का वाष्प दाब। अगला मेन इंपोर्टेंट और बोर्ड में पूछे जाने वाला NCERT सिलेबस से आपका चल रहा है। डियर स्टूडेंट, इसे पढ़ते या नोट करते चलें साथ के साथ, तो आपको बहुत ही बेटर रहेगा। तो राउल्ट का नियम हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय मूलर प्रभाज के बराबर होता है। यह नियम राउल्ट का नियम कहलाता है। आइए समझते हैं, डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। सन 1877 में वैज्ञानिक राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय पदार्थों को विलायक में घोलकर तनु विनिमय के लिए वाष्प दाब से संबंधित उनके प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। यानी जो कौन थे, वैज्ञानिक राउल्ट थे। उन्होंने सन 1877 में क्या किया, विलेय पदार्थों को विलायक को घोलकर तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब में संबंधित अनेक प्रयोग के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, और उसी नियम के लिए हम राउल्ट का नियम कहते हैं। या दूसरी परिभाषा में भी कह सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आइए समझते हैं। P माइनस पी एस अपॉन P बराबर N अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जहाँ P डिग्री क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, P माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। P डिग्री इंटू माइनस पी एस इंटू P डिग्री ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। P डिग्री माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन,
और मैंने बताया भी n अपॉन n प्लस n यानी स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस n, ये हमारी समीकरण 1 है। n क्या होती है? n होती है विलय के मोलों की संख्या और n प्लस n होती है विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो यदि विलयन अति तनु है तो n का मान n के मान की अपेक्षा बहुत कम या नगण्य होता है, अर्थात n प्लस n समथिंग, यानी इसका मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। n प्लस n वाला समीकरण 1 में रखने पर किया हमने इन दोनों के बराबर क्या रख दिया? 1 n रख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं n प्लस n समीकरण 1 में रखने पर p माइनस पी एस अपॉन पी एन प्लस बराबर n अपॉन, यहाँ पर क्या था? n प्लस n था, तो हमने क्या किया? दोनों के यानी कम होता है, इस वजह से हमने कैपिटल n रख दिया। ये होगी हमारी समीकरण 2। समीकरण 2 आपातशील विलय के तनु विलयनों के लिए लागू होता है। अब देखो बेटा, राउल्ट के नियम क्या होते हैं? राउल्ट के नियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला था राउल्ट का नियम, यह है तनु विलयनों के लिए लागू होता है। राउल्ट ने ये नियम दिया और कहा अपने नियम में कि यह केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होगा। तनु विलयन से आप समझते हैं पतला विलयन। मैं तनु विलयन के बारे में आपसे पीछे चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो शुरुआत वाली भाग 1 वीडियो देख लें आप, उसमें आपके लिए तनु विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन सब कुछ आपका उसमें मिल जाएगा बेटा। दूसरा टॉपिक है यह सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता, और यह सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता, यह गाढ़े विलयनों पर लागू नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा यह वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता है, और यह वैद्युत अपघट्यों के लिए भी लागू नहीं होता है। विलय पदार्थ के उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन के संगुटित हो जाते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं बेटा? तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जब किसी में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा ATV से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं क्वथनांक उन्नयन और अणु भार में संबंध। तो क्वथनांक उन्नयन और अणु भार में क्या संबंध होता है? तो बेटा बहुत पूछा जाता है, कृपया ध्यान दें और वीडियो को लाइक कर दें साथ के साथ ही, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो। बेटा क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो मुझे अवश्य बताएं, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो में कोई कमी है या साउंड नहीं आ रहा हो, क्वालिटी साफ नहीं दिखाई दे रही हो तो मुझे अवश्य बताएं। ठीक है बेटा, तो m बराबर 1000 kV अपॉन ATPW। तो बेटा m क्या है? हमारा अणु भार है। kV क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। kV क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। W क्या है? विलय का अणु भार है। ATP क्वथनांक उन्नयन। ठीक है बेटा, ATP क्या है? क्वथनांक उन्नयन। जैसे अभी हमने पिछली परिभाषा में आपके लिए पढ़ाया था कि क्वथनांक उन्नयन के लिए हम ATP से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है? विलायक का भार। अगला टॉपिक है हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक और अणु भार में संबंध। तो n बराबर पूछ लेता है आणविक उन्नयन और स्थिरांक अणु भार में संबंध लिखिए। 2 नंबर में बेटा ऐसे टॉपिक पूछता है वो। तो आणविक उन्नयन और स्थिरांक में संबंध होता है n बराबर 100 kW अपॉन ATW। तो K होता है हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक, M होता है अणु भार, W होता है विलय का भार और AT होता है उन्नयन स्थिरांक। अब बेटा आपका इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ध्यान देंगे। हिमांक अवनवन। तो हिमांक अवनवन किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। जब किसी विलायक में कई अपद्रव्य मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में कई अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो इस घटना को हिमांक अवनवन कहलाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? हिमांक अवनवन कहलाती है। जब किसी विलायक में कई अपद्रव्य मिलाते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? हिमांक अवनवन कहते हैं। मोलर अवनवन स्थिरांक और अणु भार में संबंध। तो m बराबर 100 kF इंटू W अपॉन ATPW। m क्या हमारा अणु भार है, kF क्या मोलर अवनवन स्थिरांक, ATF है हमारा हिमांक अवनवन और W है हमारा विलायक का भार।
अगला टॉपिक पढ़ेंगे आणविक अवनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। तो आणविक अवनमन स्थिरांक और अणुभार में क्या संबंध होता है? m बराबर 100 kW अपॉन 80 W, जहाँ m अणुभार है, kc क्या है आपका? k है आणविक स्थिरांक, विलायक का भार W, कैपिटल W विलायक का भार, और स्मॉल w क्या है? विलेय का भार, और 80 हिमांक अवनमन। अब पढ़ेंगे हम समपराश्री विलयन। तो समपराश्री विलयन क्या होता है बेटा? ऐसे विलयन जो समान ताप समान पराशर दाब रखते हैं समपराश्री विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो समान ताप समान पराशर दाब रखते हैं समपराश्री विलयन कहलाते हैं। यदि T बराबर क्या होगा? T बराबर T2, P बराबर P2, NB बराबर N2 प्लस N2 B2, यानी NB बराबर क्या होगा? N1 B1 बराबर N2 बराबर B2, क्योंकि इसमें देखो ऐसे विलयन जो समान पराशर दाब रखते हैं समपराश्री विलयन कहते हैं। यानी क्या हो? दोनों चीज़ें क्या हो? बराबर बराबर हों। N1 बराबर होता है W अपॉन M1, N2 बराबर होता है W2 अपॉन M2। अब देख लेते हैं मेन सूत्र है आपका W1 प्लस इंटू B1 अपॉन M1 बराबर W2 B2 अपॉन M2। अब देखो समदापी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन